एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पुष्पलता ब्लॉग्स पे। और मैं पुष्पलता आप लोगों के सामने फिर से आ चुकी हूँ एक नए ब्लॉग लेकर, एक नए जज्बे के साथ। और शायद मेरे चेहरे पे कुछ बूंदे आ रहे होंगे क्योंकि आज हो रही है वर्षा। कल आया था आंधी, आज हो रही है वर्षा। एक एक दिन का मतलब बांटा हुआ था कि नहीं, परसों बादल को आना है, कल आंधी को आना है और आज वर्षा आई है। परसों शायद, कल शायद तूफान को आना होगा, है ना। तो चलिए चलते हैं नीचे, कुछ सामान अंदर करना था, इसी वजह से छत पे आई थी। बट अब सारा अंदर है, अब मेरा काम है स्टडी करना। तो चलिए चलते हैं फटाफट नीचे। अब मैं आ चुकी हूँ टेबल पे। और टेबल पे आके सबसे पहले आप मेरे हाथ में देख रहे हैं मोबाइल, क्योंकि मैं लगा रही हूँ टाइमर 45 मिनट का, कि मेरे को 45 मिनट दुनिया इधर से उधर हो जाए, बस 45 मिनट अभी फ़िलहाल पढ़ना है। तो यहाँ मैं नोट्स मेकिंग कर रही हूँ, क्योंकि 2 दिन से मैं नोट्स मेकिंग में ही लगी हुई हूँ। बिकॉज़ मैं 2 दिन छोड़ दी थी उधर नोट्स मेकिंग। जब कभी छोड़ देती हूँ तो फिर अगले दिन उसका नोट्स मेकिंग कर लेती हूँ और साथ में रिवीजन भी करती हूँ। और नोट्स मेकिंग करने का एक मेरा तरीका है कि मैं सिर्फ जो पीडीएफ में होता है उसे मैं नहीं छापती हूँ। मैं पीडीएफ से ज़्यादा अपना रफ़ कॉपी पे ध्यान देती हूँ, क्योंकि रफ़ कॉपी एक ऐसा कॉपी होता है ना, जिसमें सर के द्वारा बोले गए शब्दों का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। उनके द्वारा बोले गए शब्द ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें ये क्वेश्चन नहीं आ सकते हैं। तो इस स्टेप में मैं जब भी नोट्स मेकिंग करती हूँ तो मैं पीडीएफ से ज़्यादा रफ़ कॉपी पे ध्यान देती हूँ। कौन सा वीवीआई है या फिर कुछ नोट में मैं अगर साइड में लिखती हूँ तो वो मेरा नोट्स मेकिंग में इंक्लूड होता है, ताकि मैं जब भी फ्यूचर में पढ़ूँ, जब भी आंसर राइटिंग करूँ, तब मेरे को ये प्रॉब्लम नहीं हो कि कौन सा इम्पॉर्टेंट है और कौन सा इम्पॉर्टेंट नहीं है। और साथ में मेरा पढ़ने का ये भी तरीका है कि जो भी मेरा टॉपिक इंड होता है, एग्जांपल के तौर पे आज मेरा जुडिशियल सिस्टम मतलब सेंट्रल जुडिशियल सिस्टम इंड हुआ है, तो मैं ऐसा नहीं है कि मेरा टॉपिक इंड हुआ और मैं आगे बढ़ जाऊंगी, नहीं। मेरे को टाइम लगता है थोड़ा सेटलमेंट करने में, लेकिन जितने भी PYQ पूछे गए हैं मैं ढूंढती हूँ। मेरे को टाइम भी लगता है तो मैं टाइम देती हूँ, लेकिन उसे ढूंढती हूँ और सारा एक जगह कलेक्ट करती हूँ। इसका परिणाम हमारा ये निकलता है कि जब भी मेरे को उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन करने होते हैं तो मेरे को बाद में एफर्ट नहीं डालना पड़ता। उस जिस समय मैं नोट्स मेकिंग कर रही थी उसी समय ही मेरे को एफर्ट डालना पड़ता है। बाकी बात जब मैं आंसर राइटिंग करती हूँ तो मेरे को कोई परेशानी नहीं होती। ऐसा नहीं कि वहाँ पे टाइम वेस्ट थोड़ा हो जाता है, और मैं आसानी से आंसर राइटिंग भी कर लेती हूँ। और साथ में जो हमारा प्री में पूछा गया उसे भी मैं देखती हूँ। साथ में अगर नहीं हो पाता है तो मैं गूगल में सर्च करके देख लेती हूँ। मतलब मेरा मकसद होता है कि जिस टॉपिक को मैं पढ़ रही हूँ उसे मैं अच्छे से कवर अप करूँ। और आई सजेस्ट यू डैट आप भी ऐसे ही करें, जिससे आपको आगे चल के प्रॉब्लम ना हो कि मेरे को इस टॉपिक से ये क्वेश्चन नहीं मिल रहे, वो क्वेश्चन नहीं मिल रहे। अभी थोड़ा सा परेशानी होगी, बट इन फ्यूचर में आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगे। तो आप भी इस तरीके से अपना नोट्स मेकिंग कर सकते हैं और साथ में भविष्य को लेके साथ में चल सकते हैं, आंसर राइटिंग और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, है ना। तो यहाँ पे मेरा लगभग 4 घंटे 15 मिनट का स्टडी कंप्लीट हो चुका है। और अभी मैं नोट्स मेकिंग करके न्यूज़ देख रही थी, न्यूज़ मतलब करंट अफेयर। और करंट अफेयर में भी आचार संहिता, आदर्श आचार संहिता के बारे में पढ़ रही थी। देखिए क्या और कैसे काम करती है आदर्श आचार संहिता, तो इससे रिलेटेड कुछ कुछ था टॉपिक, तो इसे मैं कवर कर रही थी। और अब टाइमिंग है फिर से मेरा नोट्स मेकिंग करने का, और घूम घूम के भी पढ़ रही थी, क्योंकि आपको जब बोर लगने लगे ना तो घूम घूम के कुछ कुछ चीज़ें पढ़ लेनी चाहिए। रिवीजन कर रहे हैं तो घूम घूम के रिवीजन कर लीजिए, नींद भी नहीं आएगी, थोड़ा सा फ्रेश भी महसूस होगा और आपका रिवीजन भी हो जाएगा, थोड़ा वॉक भी कर लीजिएगा, सारा काम एक साथ हो जाएगा। और मैं नोट्स मेकिंग में क्या कर रही थी, तो वो था हमारा निर्णयों का पुनर्विलोकन। मतलब कि जब सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश, इसमें इसका क्या मतलब, निर्णयों का पुनर्विलोकन का अर्थ क्या होता है मैं ये बता देती हूँ। जब सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश, जिसे हम लोग जज बोलते हैं, जब सुप्रीम कोर्ट का जज कोई फैसला कोई अपील आया हो, किसी मामले पे कोई फैसला देता हो, और जब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को ये लगे कि नहीं, मैं जो फैसला दिया हूँ वो फैसला गलत है या फिर किसी के तर्क संगत में नहीं है, तो उस फैसले को फिर से, उस मामले को फिर से जांच करके उसमें परिवर्तन कर सकता है, न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकता है। तो इसे ही कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट का न्यायिक पुनर्विलोकन। आई होप कि आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि न्यायिक पुनर्विलोकन क्या है। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश कोई जजमेंट देता है और उसे लगता है, उसी न्यायाधीश को ये लगता है कि नहीं, ये जजमेंट मैं गलत दिया हूँ, तो वो फिर से
उस मामले की जांच करता है और फिर से न्याय देता है उसी मामले पे, है ना। और इस मामले पे कोई और जज जजमेंट नहीं दे सकता है। तो अगर दूसरा जज जजमेंट देता है तो वो न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं कहलाता है। ये थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिएगा। तो चलिए अब थोड़ा बहुत अब फिर से नोट्स मेकिंग करते हैं। लगभग 5 घंटे 20 मिनट का स्टडी कंप्लीट होता है और जो हमारा इंडियन जुडिशियल सिस्टम था उसमें भी संघीय न्याय प्रणाली वो आज इंड हो चुका है। मतलब सुप्रीम कोर्ट का जो न्याय प्रणाली है वो इंड हो चुका है। अब कल से न्यू टॉपिक मैं स्टार्ट करूंगी, उच्च न्यायालय का न्याय प्रणाली, है ना। उसके क्या क्या कार्य है, उसमें कॉलेजियम व्यवस्था क्या क्या है, उसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रकार की जाती है। तो ये टॉपिक मेरा कल से स्टार्ट होगा। और टाइमिंग की बात करूँ तो अभी टाइमिंग हो चुके हैं, दिखता भी नहीं अच्छे से, 6:47 टाइमर भी हो चुका है। उसके बाद मैं व्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ। तो चलिए आप हमारे व्लॉग में कंटिन्यू बने रहे। आज मैं टेबल पे जो मतलब चेयर पे जो बैठी हूँ व्लॉग कंटिन्यू की हूँ, स्टार्ट की हूँ। अभी तक चेयर पे ही आपको नजर आ रही होंगी। और अब हो चुकी है इधर अंधेरा। एक्चुअली मैं व्लॉग सेकेंड सेशन में स्टार्ट की थी। तो फिर से मैं आ चुकी हूँ टेबल पे और ये रहा हमारा जेपीएससी का पेपर 1 प्रारंभिक परीक्षा मतलब प्री का पत्र 1 पेपर 1। और इसमें मैं झारखंड से रिलेटेड तो कुछ पढ़ी नहीं हूँ। वैसे मैं बता दूँ, पहला मैं एग्ज़ाम नहीं दी हूँ। आप लोगों को डाउट होगा कि जब ये मैं एग्ज़ाम नहीं दी हूँ तो मेरे पास ये पेपर आया कहाँ से। तो बगल के भैया ही एग्ज़ाम दिए थे तो उनसे मैं पेपर ली थी। मैं देखना चाह रही थी कि क्वेश्चन किस टाइप का था। तो इसी वजह से मैं पेपर ली थी। और इसमें से मुझसे बहुत सारे क्वेश्चन बने भी थे, बहुत सारे सही भी हुए। मैं बना के देख रही थी, बहुत सारे गलत भी हुए। झारखंड से रिलेटेड मुझसे एक भी गलती से सही नहीं हो सकता है, क्योंकि मैं नहीं पढ़ी हूँ तो कहाँ से होगा जो पढ़ाई नहीं गया है। और फिर करंट से भी मुझसे ज़्यादा नहीं बन रहा था, क्योंकि मैं करंट भी अभी अच्छे से कवर नहीं कर रही हूँ। अब स्टार्ट करूँगी करंट सीरियसली पढ़ना। देखिए ये है झारखंड से रिलेटेड। निम्नलिखित में से लोटा पहाड़ की मुख्य पहचान क्या है ना। उसके बाद ये देखिए क्षारीय भूमि को सुधारा जा सकता है किससे, चूने के प्रयोग से, जिप्सम का इसका पहला आंसर होगा, मतलब ए आंसर होगा। उसके बाद संथाल जाति के सबसे प्रमुख देवता कौन है, पता नहीं, मेरे को तो नहीं पता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन थे। अब मैं एक चीज़ बताती हूँ कि मैं हमेशा मतलब मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि जेपीएससी का आज तक का जितना भी क्वेश्चन पूछा ना, जब से जेपीएससी का एग्जाम हो रहा है, जितना भी क्वेश्चन प्री और मेंस का पूछा गया मैं सारा देखती हूँ। जब भी मेरे पास खाली टाइम होता है तो मैं क्वेश्चन वगैरह देखती रहती हूँ कि जेपीएससी में किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है और पूछा। तो मैं अपना एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ प्री के मामले में कि आज तक जितना भी क्वेश्चन क्वेरी जेपीएससी में पूछा गया था, अबर में सबसे हार्ड था। फर्स्ट पेपर सेकेंड पेपर तो मैं नहीं देखी हूँ, क्योंकि मुझसे बन नहीं रहा था। झारखंड से रिलेटेड में नहीं पढ़ी हूँ तो मेरे को देखने से कोई फायदा था नहीं। जो मैं पढ़ी हूँ उसके बारे में मैं बता रही हूँ कि जो हमारा पेपर 1 था, अब्बर का पेपर सबसे ज़्यादा हार्ड मेरे को अब्बर का पेपर लग रहा था। और अब्बर में पैटर्न भी, जो क्वेश्चन का जो पूछने का तरीका होता है, वो पैटर्न थोड़ा सा यूपीएससी जैसा कर दिया। बताती हूँ एग्जाम्पल, देख सकते हैं 27 क्वेश्चन देखिए। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो के संदर्भ में है कुछ। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन रहता था ना यूपीएससी में तो अबर में कुछ चेंजिंग किया, बट इस टाइप का क्वेश्चन यूपीएससी में अधिक रहता है। इस संगठन में 42 राष्ट्र सदस्य हैं। नहीं, इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में अवस्थित है, ये सही है ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन रहता है, केवल एक, केवल दो, एक या दो, दोनों, एक, ना ही एक, ना ही दो। तो इस टाइप का यूपीएससी टाइप का कुछ क्वेरी है। ये भी देख लीजिए 28 का क्वेश्चन, ये भी यूपीएससी टाइप का ही पूछा है ना। तो कुछ क्वेश्चन है जो यूपीएससी टाइप का पूछा है। 28 27 का क्वेश्चन बिल्कुल भी जिस टाइप का यूपीएससी का पूछने का पैटर्न होता है, बिल्कुल उसी टाइप का पैटर्न है। तो मतलब अच्छा लग रहा था बनाने में घर पे। वैसे बाकी क्वेश्चन तो हार्ड था, इस चीज़ को मैं मानती हूँ, लेवल थोड़ा हाई था। चलिए कोई बात नहीं, बकवास वानी बहुत हुआ। अब काम वाम करते हैं, खाना वगैरह बनाते हैं। मेरा खाना हो चुका है कंप्लीट। खाना खाए हुए मेरे को 15 से आधे घंटे हो चुके हैं और तब से मैं टहल ही रही हूँ, क्योंकि मेरा हर दिन का टारगेट होता है कि मैं 6000 मतलब 6000 स्टेप एवरीडे चल सकूँ। 6000 अधिक होएगा तो चलेगा, बट कम नहीं होना चाहिए। और वो भी ऐसा नहीं कि टाइम पास कर रहे हैं। जब मैं चलते रहती हूँ तो बहुत बार ऐसा होता है कि मैं जैसे मैं चल रही हूँ तो जो मैं पढ़ी हूँ वो हाथ में लेके देखते रहूँगी क्या पढ़ी हूँ। और जब कभी पढ़ने का मन नहीं करता है तो थोड़ा बहुत किसी राग को निकाल देती हूँ, मतलब जैसे अहीर भैरव राग, जो माइंड को रिलैक्स करता हूँ, म्यूजिक जैसा हो, सुन लेती हूँ। सुनना चाहिए, मेरे को अच्छा लगता है सुनना। अहीर भैरव राग हो गया, इसी तरीके से मैं मैनेज भी कर लेती हूँ। तो चलिए कुछ देर और टहलूँगी। टाइमिंग की बात करूँ तो अभी 9:30 हो चुके हैं, देख सकते हैं।
इसमें बैटरी भी एंड होने वाला, 20% बचा। और आज का टारगेट मतलब मेरा लगभग पूरा हो चुका है। बस एक क्लासेस करने हैं 2 घंटे का, उसके बाद उस क्लास का नोट्स बनाना है 1.5 से 2 घंटे का। मतलब 4 घंटे और पढ़ने हैं अभी मेरे को, और बोल रही टारगेट पूरा हो चुका है। कौन सा एंगल से बोल रहे बताइए। तो चलिए कुछ देर थोड़ा सा और टहलूंगी और उसके बाद फिर से पढ़ूंगी।